ये अभी हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन। और ये उसी के अंतर्गत ये एक आगे एक चैप्टर आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, ये लिखा हुआ है, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के संयोग बराबर होते हैं। अब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जिनमें परिणामों के आने के संयोग, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग शर्त लगाते हैं कभी आपस में कि कोई सी बात पे शर्त लग गई, चलो इस बात पे शर्त लग गई, तो क्या होता है, कंडीशन क्या हो सकती है? कई बार शर्त आप जीत भी सकते हैं, कई बार हार भी सकते हैं। तो इनके संयोग कितने हैं? बराबर बराबर है। इस तरह वो सिक्का होता है, सिक्के को आप उछालेंगे तो उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल, ये चित्त पट्ट जिसको बोलते हैं। तो उसके आने की क्या संभावना है? या तो चित्त आ सकता है या चित्त नहीं आ सकता है, अर्थात टेल आ सकता है। तो आने और ना आने के संयोग क्या है? बराबर बराबर है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के संयोग बराबर है। ये संयोग है, कभी चित्त हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। शर्त कभी आप जीत भी सकते हैं, कभी नहीं जीत सकते। तो ये संयोग कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये संयोग हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। किसमें? कुछ प्रयोगों में, सारे में तो नहीं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे बताते चलते हैं। एक यदृच्छ प्रयोग वह है, यदृच्छ जो शब्द है ये हिंदी का है, बड़ा टिपिकल शब्द है थोड़ा सा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि अचानक, मतलब बिना किसी पूर्वानुमान के, मतलब सडनली अचानक उठा लिया। जैसे मान लीजिए कि कुछ बाजार में गए, इच्छा नहीं थी, तभी कोई चीज ऐसी पसंद आ गई, ले ही लिया, है ना? उसको रैंडम बोलते हैं, मतलब इच्छा तो नहीं है पर ले लिया। तो ऐसे कोई चीज ऐसे होते हैं जो अचानक प्रयोग हो सकते हैं। तो इनके, जिसमें परिणामों की ठीक ठीक प्रागुक्ति, प्रागुक्ति फिर एक नया टाइप का शब्द आ गया है। ये हिंदी थोड़ा सा टिपिकल वर्ड रहते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यानी कि पूर्वानुमान, यानी भविष्य में जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं ना, आप हाथ दिखा देते हो कि हम जी क्या बनेंगे जीवन में, तो वो बता देते हैं कि वो आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करते नहीं, अनुमान लगा के कोई या कुछ उसमें सिम्टम्स के आधार पर भविष्यवाणी कर देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी बोलते हैं ना, बारिश होगी नहीं होगी, है ना? तो पता चला बारिश नहीं हुई, पता चला आपने कह दिया कि बारिश होगी, तो पता चला बारिश शाम तक नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, ये क्या कहलाते हैं? रैंडम प्रयोग है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिनमें परिणामों की ठीक ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ऐसे जो प्रयोग मिलेंगे, जिन अभी हम लोग काम करेंगे जिस पर, तो ऐसे जिन पर हम काम करेंगे उन्हें बोलेंगे रैंडम प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छ प्रयोग। ये शब्द का नाम याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द दे देते हैं कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इनको एक दो बार इस्तेमाल करेंगे तो मतलब पकड़ में आने लगेंगे। तो यादृच्छ का मतलब हो गया अचानक, ठीक है ना? इसको बोलेंगे रैंडम, अचानक, मतलब कोई फिक्स नहीं। जैसे गए बाहर और अचानक बारिश होने लगी, पता चला अब अच्छा खासा बाजार जा रहे हैं, धूप खत्म हो गई। या अच्छे खासे बिना वैसे मौसम में जा रहे हैं, बढ़िया धूप खुल गई। तो ये अचानक होता रहता है। तो इनकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ये हमें याद रखना है, ठीक है जी। और फिर अगला ये कह रहे हैं कि किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या समप्रायिक, ये एक नया शब्द आ गया जी, ये शब्द समसंभावित या समप्रायिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वली लाइकली कहलाते हैं, यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। तो ये कहा इक्वली लाइकली कैसे है? वही सिक्का वाला। सिक्का जब आप उछालते हैं तो क्या होता है? या तो चित्त आएगा या पत्ता आएगा। ऐसे शर्त जीतते हैं, हारते हैं, तो क्या है? या तो आपकी तरफ आएगा या नहीं, है नहीं, दोनों बराबर बराबर कंडीशन है, ठीक है जी। तो ऐसे जो प्रयोग हम करेंगे उनको बोलेंगे इक्वली लाइकली या समसंभावित या समप्रायिक। ये थोड़ा सा हिंदी के शब्द है, थोड़ा टिपिकल वर्ड है, इनको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी सब समझ लीजिए। तो समसंभावित या समप्रायिक का मतलब होता है कि बराबर बराबर संभावना, जैसे चित्त पट आने की बराबर बराबर संभावना। तो ये यदि उनके आने के संयोग बराबर है, बराबर ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है भी तो जैसे मान लो सिक्का उछाल दिया तो क्या है, खड़ा भी तो हो सकता है। तो कंडीशन ना के बराबर है, तो इसलिए इसको जो है
उसको बाहर कर लेते हैं कि चलो ना के बराबर है इससे। अब अगला जो असली जिसके बारे में हम आए हैं कि ये किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, असली चीज ये है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है इसको पहले समझ लेते हैं कि घटना को बताने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। चलो जी, अगर मान लीजिए हम आप एक टॉस करते हैं सिक्के का, तो टॉस करने का मतलब क्या हुआ कि टॉस में क्या होता है, कितने पहलू होंगे, दो होंगे, एक चिट्ठ होगा एक पट होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं, दो, या तो चिट्ठ या तो पट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेड आर टेल। और घटना के आने तो हेड कितनी बार आ सकता है भाई, एक बार उछालेंगे तो एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो घटना को बताने वाले जो परिणाम होंगे एक एक होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे, दो होंगे। अब किसके बारे में पूछेगा उसके बारे में हमें जवाब देना। इस तरह के हमें और सवाल से अब ये कह रहा है जब परिणाम समप्रायिक है, यानी ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब होगी, जब बराबर बराबर संभावनाएं होंगी, यानी इक्वली लाइकली होगी। ठीक है जी। अब कुछ चीजें और से याद कर लेते हैं कि किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से, यानी कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। यानी ये काम किया कोई चीज, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हेड टेल ही लिया, चलो तो हेड टेल करते हैं तो पहले मान लो दो बच्चों ने शर्त लगा ली, एक उधर बैठ गया एक इधर, तो बार बार से कभी एक इनकी तरफ से उछाले, मान लो 10 बार इनके लिए उछाला 10 बार इनकी, तो क्या होता है जितनी बार ज्यादा उछालते जाएंगे तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो कई बार क्या होता है कि लगभग लगभग होते होते वो बराबर की बार पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है घटना। ये परिणाम जो अधिक से अधिक परिणाम जो आते हैं ये क्या कहलाता है कि घटना, इवेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट, घटना, इसी को बोलते हैं EVENT, इवेंट या घटना, इसको समझ लीजिए। और संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो भी घटना घटेगी या संयोग हो वो हमारे लिए ही है, इसीलिए इसका जो है गणित में महत्व है। ठीक है, तो अब आप जो जैसे जैसे हमारे को क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस पर आगे हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली को आगे बढ़ा, प्रायिकता शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3, और इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना और दो सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए जी, यहाँ पर एक ये फिगर दिया गया है और पहले तो प्रयोग करने हैं हमने, तो ये एक पॉइंटर दर्शाया गया, ये पहिया है, एक में ये पॉइंटर दर्शाया है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छा लिखे हुए हैं, ABCD और A, यानी कि यहाँ ध्यान से देखेगा आपको कितने परिणाम है, पहिए घुमाने पर क्या परिणाम दे सकते हैं। तो पहिए को घुमाने पर हमको क्या क्या मिल सकता है, पहले देख लीजिए। तो पहिए को घुमाएंगे तो पहिया, तो ये पॉइंटर रुकेगा एक बार में एक ही जगह पर रुकेगा। कितने पे रुकेगा, एक ही पर रुकेगा। लेकिन वो अक्षर कितने हैं, अक्षर है हमारे पास 5, और पहिया रुकेगा, यानी कि पहिए का पॉइंटर किस पे रुकेगा, किसी एक पर। तो वो जो परिणाम है वो परिणाम कौन कौन से हैं, तो वो परिणाम है, इनके नाम लिखने हैं। तो परिणाम में आएंगे ABCD और अगेन A। लेकिन ये ध्यान रखना कि परिणाम तो कुल ABCD A भले दो बार है, तो ये यहाँ पर दो बार हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्षर तो कुल 4 ही हैं, भले वो दो बार लिखा गया है। तो परिणाम वो अगर पॉइंटर तो आएगा, तो अगर मान लीजिए इस पे आया तो एक बार में तो A ही तो शो करेंगे, तो दूसरा आएगा तो दो बार वो अलग A आएगा, तभी वो एक ही काउंट होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर गिनना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी काउंट होएगा। सो 1 2 3 4 5 कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, 5। 5 में से जो एक बार में कितना आ सकता है, एक बार में या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या D। यानी कि कह रहे हैं कि इन प्रयोगों से जो परिणाम ले सकते हैं, क्या परिणाम ले सकते हैं, तो इन परिणामों से ये कुल 4 परिणाम ही ले सकते हैं। ठीक है, और कुल परिणाम कितने होंगे, ये तो परिणाम है जो संभव है, और जो कुल परिणाम होंगे तो वो होंगे 5, और निकलेंगे कितने, 4।
इस तरह करके हम इसको आगे दूसरे प्रश्नों में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक चीज ये देख रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना। सिक्के देखिए, जो सिक्के होते हैं, जैसे हम लोग जो है देखिए इसको, ये दो सिक्के लीजिए, ये लीजिए, इनको हेड बोलते हैं हम लोग, और इधर वाले को टेल कहते हैं ना, चित्ते या पट्ट ऐसे कहते हैं ना, इसको क्यों बोल देते हैं चित्त, इधर वाले को, इधर को पट्ट बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि दो को एक साथ उछालना। अब यहाँ चित्तपट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो हम लोग जो दर्शाते हैं, चित्त को हम मोस्टली कैसे बोल देते हैं, हेड, यानी जिसकी जहाँ ये मुंडी मुंडी होता है, ये अशोक चिन्ह का ये चित्र है ना, इसको हम लोग हेड बोल देते हैं। और इधर जो पीछे चला जाता है इसको टेल बोलते हैं। तो कितने हैं देखिए, एक हेड, तो एक हेड इधर, दो ठो हेड दिख रहे हैं, तो हम दो ठो हेड लिख लेते हैं। फिर एक को पलट देते हैं, या ऐसे ही कर ले, एक दो ठो हेड, इसको इधर पलट दें ऐसा वाला, तो ये दो ठो टेल हो जाएगी, ठीक है। फिर एक को पलटिए, तो क्या हो गया, एक हेड और एक टेल। फिर दूसरे को पलट दीजिए, इसको ये एक का टेल और एक का हेड। तो ये दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या कंडीशन, ये कंडीशन आ सकती है। तो केवल क्या परिणाम लिखने थे, तो ये परिणाम है हमारे, 3-4 परिणाम, और इसमें भी 4 परिणाम ये निकल के आएंगे। सिर्फ परिणाम लिखने हैं, ठीक है। अब लेते हैं ये दूसरा। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जब एक पांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पांसा क्या होता है, पांसा देख लीजिए, ये पांसे ऐसा डाइस, आप लोग लूडो खेलते होंगे ना, ऐसा होते हैं ये। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें पांसे जो हो कोई भी लूडो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारी संख्याएं होती हैं। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही करके ये पांसे हैं हमारे ये, ठीक है। तो इनमें अधिकतम कितनी संख्या है, तो पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए, जब पांसे की बात आएगी तो इनकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पांसे हैं ये, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो इन पांसों को में हम कितनी संख्याएं होती, सबसे पहले तो ये पांसे में संख्याएं हो, पांसे में परिणाम हो तो जब बाद में लिखेंगे, पहले तो इस पे लिखिए पांसे में संख्याएं, पांसे में संख्याएं कौन कौन सी होती है जी, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पासे में लिखी कुल संख्याएं होती हैं। अब इन्हीं पर काम करना है। अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फलक, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे फलक हैं। तो 6 फलक ये, ठीक है ना, ये जो 6 फलक है, तो अधिकतम संख्याएं उसमें 1 से लेके 6 तक ही लिखी रहती हैं। तो अब आगे इन पर जवाब देना है। तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे, तो अगर हम कोई आगे भी लिखना चाहें, एक 6वां प्रश्न भी इसी का से रिलेटेड है, तो उसको भी हम इसी में लगे दोनों को शामिल कर लेते हैं, दूसरा और 6वां भी कर देते हैं इसी में, दोनों में एक ही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, बस इसको बढ़ाते जाना है। तो संभव परिणाम यानी कि कुल परिणाम यानी यहाँ पर ये लिखते चले, फिर एक एक का जवाब देते जाए। कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुल अंक गिन लीजिए 6 ही हैं, उस डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 ही होते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या, यानी जो एक अभाज्य संख्या है इसका हिसाब। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं और एक के अलावा, क्या, जो स्वयं और एक के अलावा किसी
और से ना कटे, मतलब भाग न जा सके, तो वो से अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक को देखो कि एक का एक में भाग दे दें तो एक तो मिल ही जाता है, तो एक तो स्पेशल संख्या हो गई ना। तो एक को अभाज्य संख्याओं में नहीं रखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2 का कोई तोड़ नहीं है, सो ये 2 है। फिर है हमारा 3, 3 का कोई तोड़ नहीं है। 4, 4 2 से भाग जाता है। 5, 5 का कोई तोड़ नहीं। 6, 6 जो है 2 और 3 दोनों से टूट जाता है। तो इसको हमारे पास क्या मिल रहा है? तो अभाज्य संख्या कब मिली? कौन कौन सी अभाज्य? पहले संख्या है पासे में कुल अभाज्य संख्याएं। पासे में कुल अभाज्य संख्याएं कौन सी? तो एक को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक स्पेशल संख्या है। अब ऐसे भी अगर दूसरे नजरिए से भी देखो तो एक में एक का भाग तो जा ही रहा है ना, लेकिन 2 में 2 और 1 के अलावा किसी और का नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें किसी और का जा ही नहीं रहा है, तो ये तो हट गया, यानी विशेष संख्या के अंतर्गत ये भाग गया। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कुल अभाज्य संख्याएं अभी कितनी आई यहाँ पहले वाले का, तो कुल अभाज्य संख्याएं आई हमारी 3। और अगर मैं इसी में कह दूं कि जो छठवें में बोला है कि इसकी प्रायिकता भी ज्ञात करो, चलो तो जो प्रायिकता कैसे निकलेगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी हर बार की प्रायिकता भी निकालते हैं। प्रायिकता, ये प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणाम। इसका सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जो अभाज्य संख्या ये अनुकूल है। अनुकूल कितनी आई है? 3। यानी कि ये जो 2 3 5 1 2 3, तो 3 ही तो आए। और कुल कितने थे? कुल परिणाम थे हमारे 6, तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी प्रायिकता अगर कोई पूछे, यहां तक इस प्रश्न में तो केवल इतना पूछा है कि पासे में एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या तो केवल इतनी ही है। कुल कितनी है? 3 है। 3 में से कोई एक आ सकता है, लेकिन हम अगर आगे बढ़ के छठवें प्रश्न को भी शामिल कर रहे हैं यहाँ पर कि इसकी साथ ही साथ प्रायिकता भी बताते चलो। तो प्रायिकता क्या होगी? कुल अनुकूल परिणाम। और कुल अनुकूल परिणाम क्या होंगे हमारे पास? 3। और कुल परिणाम यानी पासे में जो कितनी संख्याएं होती हैं वो होती हैं कुल 6, तो वो कहलाएंगे कुल परिणाम। तो उसका दूसरे में भाग चला जाता है और काटने के बाद 1/2 मिलता है, तो ये इसकी प्रायिकता कहलाती है। इसी तरह इसका ले लीजिए दूसरा बी नंबर, तो बी ले लेते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर रहेगा आगे, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हटाते हैं। ये पासे में संख्याएं और कुल परिणाम ये सब में रहेगा एक ही जैसा, बस हमको इस पर ध्यान देना है। अब बी नंबर ये कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं, तो देखिए जो अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो जो अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2 3 5 थी, तो जो बच गया तब बचे कौन तो गया? 1 और इधर 4 और 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिख लीजिए बी यहाँ पर, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? 1 नहीं आ रहा है इसमें, 4 नहीं आ रहा और 6, तो इसका मतलब कितने हो गए? इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं? गिनना पड़ेगा, 1 2 3, तो ये अनुकूल परिणाम हो गए 3। अब इसका भी प्रायिकता निकाल दीजिए बड़ा आसानी से, तो हमारा ये छठवें को भी कवर कर लेगा। तो क्या कह रहे हैं? प्रायिकता। प्रायिकता, ये लो, प्रायिकता क्या हो जाती है? प्रायिकता यही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए क्या हुआ? अनुकूल परिणाम उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात इसका भी प्रायिकता 1/2 आ गई। ये बात समझ पा रहे हैं? अब इसका ले लीजिए, इसी का दूसरे का 5 से बड़ी, 5 से बड़ी, ध्यान रखिए
1 2 3 4 5, 5 से, ना कि 5, 5 से बड़ी कौन सी संख्या है? 5 से बड़ी इस 5 में केवल एक ही है। ठीक है, ये इसका दूसरा हो गया, बी का पार्ट। अब लेते हैं हम इसका, ये दूसरे का ए। 5 से बड़ी एक संख्या लिखते चलिए। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी देख लीजिए। 5 से में तो केवल यही तो था, यहाँ पे ठीक से देख लीजिए इधर, 1 5 ये है, तो ये 1 2 3 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो ये 5 फलक हटा दीजिए तो एक ही तो बच रहा है, ये 6। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हटा दीजिए, ये बचा। तो 5 से बड़ी कुल संख्या कौन सी है? ये 6। तो अनुकूल परिणाम क्या हुए? 6 कितने हुए? एक ही तो है। तो अनुकूल परिणाम हुए, अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1। संख्या 6 है, अंक 6 है वो, लेकिन परिणाम एक ही है। ठीक है जी। तो अब इसकी भी प्रायिकता लगी हाथ निकाल दीजिए। प्रायिकता बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। अनुकूल परिणाम यानी ये एक, और कुल परिणाम यानी ये, बस प्रायिकता निकल गई। कितना आसान। इसी तरह इसका ले लीजिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो जी 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से, ध्यान रखना है, 5 से यानी कि 1 2 3 4 5 तक आप जा सकते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, लिखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, यहां तक तो जा ही सकते हैं भाई। 5 तो से बड़ी ना, 5 को नहीं कह रहा है, 5 से, 5 तो 5 तक तो ले जाइए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए अनुकूल परिणाम। अब प्रायिकता भी निकाल दीजिए, इसी में लगे हाथ। तो प्रायिकता कितनी है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/6। तो इस तरह ये हमारा दूसरे प्रश्न के साथ साथ छठवां प्रश्न भी हल हो गया। लेते हैं अभी तीसरा प्रश्न। चलिए ये तीसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि प्रश्न 1A में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता, ये सूचक 1 फिर से बना लिया हमने, ये ऐसी चक्री है प्रश्न नंबर 1 में। और यहाँ पर दिया क्या गया है कि ABCD और अगेन A, ये हमारे जो है वो ये उसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं। तो देखिए जी, पहले का A लेते हैं, जैसे तीसरे का A वाला लेते हैं पहले। तो उस चक्री में कितने अक्षर हैं सूचक के रुकने की? तो चक्री में कुल कितने परिणाम हैं, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम कहलाएंगे कितने? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कुल परिणाम है 5। कैसे? 2 बार A, 2 बार है, फिर B है, फिर C है और D है। ठीक है जी। तो कुल परिणाम हमारे 5। अगर ऐसा भी लिखना चाहें तो A B C D, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये तो हमारे उस पे लिखे हुए। अब ये कह रहे हैं कि अनुकूल परिणाम, यानी कि प्रश्न ये सोचे डी यानी कि अब डी कितने हैं? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हम किसको ले रहे हैं? डी पर रुकने के लिए। तो डी कितने हैं? डी तो एक ही है, तो चाहे जितनी बार भी घुमाए डी एक ही है, तो जाहिर है कि एक बार जो डी है वो जितने भी रुकेगा डी में, तो एक ही चांस मिलेगा ना उसको। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बार बार नहीं लिखना। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 5, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/5। ये बात स्पष्ट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, डी 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1, और प्रायिकता क्या होती? अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम का भाग देना, ये प्रायिकता होती। ठीक है। दूसरा, ये हुआ पहला, समझ पा रहे हैं? अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52
पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ताश तो मेरे पास नहीं है, पर ताश तो आप लोगों ने देखा होगा। ताश में क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। बी बोल रहा हूँ, ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर एक जगह जे लिखा रहता है, एक क्यू, और एक क्यों होता है किंग, क्या बोलते हैं उसको, राजा, तो बादशाह, हाँ एक बादशाह होता है। इस तरह करके ये हमारे ये के उसमें लिखा रहता है। तो ये हमारे कुल इस तरह करके अलग अलग उसके, एक काली चिड़ी का कहलाता है, एक हुकुम का कहलाता है काले में, फिर एक लाल में पान का, एक लाल में ईंट का। इस तरह करके ये हमारे पत्ते होते हैं। यहाँ पत्ते मेरे हाथ में तो नहीं है, पर ऐसे समझिए, तो एक कलर के 13 पत्ते, यानी कि एक ही वो चिन्ह के, तो 4 प्रकार के हमारे को चिन्ह वहां पर, तो 13 चौके 52 इस तरह पत्ते हो जाते हैं, ठीक है जी। और हर कलर का जो चिन्ह का एक एक का भी होता है। इसको लिखते चलते हैं तो बात ज्यादा स्पष्ट होगी। तो ताश में क्या होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52। ताश कहाँ गया, हाँ अच्छा, ये बी। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, यानी कि कुल, अब 52 पत्ते हैं तो काम तो इन्हीं में से होगा जो भी होगा, ठीक है। 52 कैसे, 13, हर एक कलर का जो चिन्ह होता है उसके 13 पत्ते होते हैं, और उसमें 4 बार मतलब अलग अलग होते हैं वो, एक चिड़ी के 13, हुकुम के 13, ईंट के 13 और पान के 13। तो इस तरह करके ये हमारे 52 पत्ते हो जाते हैं, जो यहाँ लिखा, ठीक है जी। और हर एक कलर के अलग अलग जो है, ए जितना मतलब ए होगा तो उसमें भी ए होगा, दूसरे वाले कलर में उसमें चिन्ह वाले में, तीसरे चिन्ह में भी ए होगा। इस तरह करके 4 चिन्हों में से हमारे पास कितने हो जाते हैं, 4 इक्के। क्या पूछ रहा है, इक्का, तो इक्का कितने हो जाते हैं, 4। हमारे पास कुल इक्के कितने हो जाएंगे, कुल इक्के हो जाते हैं हमारे पास 4। ये बात समझ पा रहे हैं? अब ताश तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, पर समझने की कोशिश करेंगे। चिड़ी का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ऐसे अंदाज लगा लीजिए, ऐसा, ऐसा, और कुछ ऐसा करके रहता है। और हुकुम में कुछ पान के सेब का रहता है, ऐसा, बहुत बढ़िया तो नहीं बन रहा, कुछ ऐसा मान लीजिए, ऐसा, और ईंट कुछ ऐसा रहता है, और पान कुछ ऐसा रहता है। ये ऐसे करके हमारे चिन्ह हैं। तो 13 इसमें से निकलेंगे, 13 इसमें से, 13 इसमें से, 13 इसमें से, इस तरह ये 52 हो जाते हैं। ये बात कहीं मिल जाए ताश तो देख लीजिएगा। और इक्के, जैसे इसमें ए, इसके अंदर जैसे ए लिखा रहता है, ये चिड़ी बना रहता है, तो वहां बीचों बीच ऐसा यहाँ पर ए लिखा रहेगा, जो पत्ता होता है ना, ऐसा यहाँ पर ए, तो इसका भी एक ए, इसका भी एक ए, और इसका भी एक ए, ऐसा होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक ही जगह फिर वो 2 लिखा रहेगा यहाँ साइड में, और 2 ठो ये चिड़ी बीच में 2 ठो बने रहेंगे, ऐसे इसके भी 2 लिखा रहेगा। फिर ऐसे करके 3, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 3, तो इसमें 3 चिड़ी का इसका चिन्ह यहाँ बने, मतलब 3 यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ पे 3 ठो चित्र बने रहेंगे, ऐसे करके ये बनता है। तो कुल इक्के हो जाएंगे हमारे पास शुरू के 4। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता कुल इक्के 4, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम भी हमारे 4 ही होंगे। अब ये कह क्या रहे हैं कि एक इक्का प्राप्त करने के लिए, तो परिणाम प्रायिकता निकाल लीजिए एक इक्के निकालने के लिए। तो प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 52, तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी एक बार में 13 बार जो करोगे तो 1/13 इसकी प्रायिकता आएगी, यानी एक इक्का निकलने की प्रायिकता आ जाएगी 1/13। बात क्लियर हो रही है? अब इसको भी देख लीजिए, ये एक चित्र बनाया गया है,
कौन सा, ये एक लाल सेब प्राप्त करने की, ये टोकरी है और उसपे ये सेब का मतलब रहता है ऐसे, ये मान लीजिए सेब ही बना है। तो जी से मतलब है ग्रीन, हरा, और आर से मतलब है रेड से। तो देख लीजिए कितने हैं कुल सेब, तो कितने यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ की जगह इसको हटाइए और ऐसे फिर से लिखिए, लिखाइए। तो कुल सेब, पहले तो ऐसे लिखो, कुल सेब कितने हैं, कुल सेब है 7, तो कुल परिणाम हो जाएगा, इसी को बोल देते हैं कुल परिणाम अर्थात 7। अब लाल वाला गिनने के लिए आर गिन लीजिए। तो आर कैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, बाकी 3 जी नजर आ रहे हैं, जी बाहर ग्रीन। तो लाल सेब, तो लाल सेब, कुल लाल सेब कितने हैं, ये जी 4 हैं। तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे, अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 4, और तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता निकाल दीजिए। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 7 बार निकालोगे तो 4 बार आपको लाल में हाथ आएगा, बाकी 3 पे नहीं आएगा। ये हमारी प्रायिकता थी। अगला लेते हैं। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। पर्ची चिट्टपट वाली खेलते होंगे ना, जो चिट्टपट छोटी छोटी पर्चियां, आप लोग गेम भी खेलते हैं, उसी तरह की 10 पर्चियां बनानी है, ठीक है। और उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया है, ठीक है। और बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है निम्नलिखित की प्रायिकता। तो पहले तो ये देखें कि 10 पर्ची मान के चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये पर्ची रहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पर्चियां हैं मान लीजिए, ऐसे ही पर्चियां मान लीजिए, ये लीजिए, ये पर्ची हो गई, ये हमारी पर्ची हो गई, ठीक। अब इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब ये पर्ची हो गई तो प्रायिकता ज्ञात करनी, संख्या 6 प्राप्त करने की। तो सबसे पहले देखो, जब पर्ची 10 है तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कुल परिणाम, क्योंकि सभी में लगेगा ये। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम तो कितने, 10 पर्ची तो 10 परिणाम, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा तो है ही नहीं कुछ। अब आता है हमारा पहला, यहाँ से शुरू होता है। तो कह रहा है संख्या 6, तो जी पर्ची 10 है, सब में एक बार में एक ही चीज लिखा हुआ है, तो संख्या 6 कितने मिलेगी। तो संख्या 6 प्राप्त करने के लिए कितनी पर्ची है, एक ही पर्ची है। तो यह लिखिए संख्या 6 प्राप्त करने की, क्या लिखना है, संख्या 6 प्राप्त करना, बस संख्या 6 प्राप्त करना, करने की नहीं, करना ही लिख दो, प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त कितना हो रहा है, एक ही बार तो आएगा, संख्या 6 ही तो लेना है, तो 6 एक निकाल लिया, अब 6 कहीं है कि हो जाएगी। तो अब इसका प्रायिकता निकालते चलिए। तो ये प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल, इसी को संख्या 6 यानी 1, तो ये कहलाएगा अनुकूल परिणाम। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, इसी को कहेंगे अनुकूल परिणाम, माने कि 6 एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आने वाला। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे जितने परिणाम हो सकते हैं। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है हमारे पास 10, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/10। यहाँ पर लिखते भी चाहे तो यहाँ अगर जगह हो तो 1/10, ये हमारा प्रायिकता निकल जाएगी। अब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ पर भी ये तो बदलेगा नहीं, परिणाम तो कुल 10 है, अब ये भर बदलेंगे। इसको हटाते चलिए, देखिए क्या लिख रहे हैं कि 6 से छोटी, 6 से छोटी कहाँ है, ये रहा 6, 6 से छोटी कहाँ है, इधर वाली, ये
6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ लिखिए 6 से छोटी संख्याएं। 6 से छोटी संख्याएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारे पास तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए कुल 5। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। और जब अनुकूल परिणाम है तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता तो अभी अभी बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए कितनी प्रायिकता आ गई? 1/2। अगला कह रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी ले लेते हैं। यहाँ 6 से बड़ी, तो यह ले लेते हैं। ये देखो पहले इसमें 6 से बड़ी दिख रही है, ये 6 आ गया, इधर का तो बोल रहा हूं नहीं, देखो किधर देखना? बड़ी। तो 6 से बड़ी ये इधर चली गई, तो 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्याएं। 6 से बड़ी संख्याएं कौन सी? 1, 2, 3, 4। फिर इनका नाम लिखो, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 6 से बड़ी संख्याएं, ठीक है जी। 6 से बड़ी। तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो गए हमारे? ये लिखते चलेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने गिन लीजिए, तो ये कहलाएंगे हमारे 4। तो हमारी इसकी प्रायिकता बन गई, प्रायिकता ये बन गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, प्रायिकता बन गई 2/5। ठीक, तो ये वाली बन गई हमारे पास 2/5। अब ये कह रहे हैं, ये बात से स्पष्ट हो रही है, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। जी चलो, एक अंक और 2 अंक का अंतर समझते हैं पहले। तो ये चौथा है। एक अंक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ इकाई इकाई हो, दहाई ना हो। देखिए, इकाई 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 इकाई, यहाँ इकाई के साथ दहाई भी है। तो ये क्या कह रहे हैं? एक अंक की संख्या प्राप्त करना, यानी ये अंक छूट जाएगा हमारा। तो एक अंक की संख्या पहले लिखेंगे यहाँ पर, एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9। गिन लीजिए, ये एक अंक की है। 10 क्यों? 10 में दहाई यानी 2 अंक हो गए, तो ये हमें इसमें इस प्रश्न में नहीं आएगा। तो एक अंक की संख्या तो संभव। अनुकूल परिणाम क्या हो गए? अनुकूल परिणाम ये हो गए जी, गिन लो 9। तो ये हमारे पास 9 हो गए। और कुल परिणाम तो प्रायिकता आ गई, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई 9 और कुल परिणाम है 10। हाँ, कुल परिणाम 10, तो ये हमारा 9/10, यानी ये आ गया हमारा कुल परिणाम, यानी एक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई 9/10। अब लेते हैं अगला सवाल। इसमें देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया हो, तो आप एक काम करें, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ना, उसमें ऐसे दिया तो था, वहाँ ये जो ABCD दिया था, अभी ऐसा 5 टुकड़े कर दीजिए इसके, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिख देते। तो उसमें क्या है, 3 हरा, तो लिखते जाओ हरा हरा और ये हरा, और कह रहा है एक लाल, तो एक ये बना दो लाल और एक नीला, ये लो जी नीला, इस तरह करके है। अब ये क्या कह रहे हैं कि घूमने वाला, ऐसा घूमने वाला पहिया है, मेरे को ऐसा पॉइंटर लगा दीजिए, ऐसा पॉइंटर, ठीक है। जरूरी नहीं है, बना सकते हैं, नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। असली बात क्या कह रहे हैं कि एक हरा त्रिज्यखंड, तो पहले तो देखिए कुल कितने हिस्से हुए,
तो 3 और 4 एक 5, तो इसकी कुल हमारी जो है कुल त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर इसका हल लिखेंगे, कुल त्रिज्यखंड कितने हो जाएंगे 5, गिन लो, 3 इसके, 4 इसका और एक 5वां। तो हमारे पास अनुकूल नहीं, कुल परिणाम, अनुकूल नहीं, इसको बोलेंगे कुल परिणाम हो जाएंगे 5। अब प्रश्न पहला ये कह रहा है कि कहां पर, यहां एक हरा त्रिज्यखंड, हरा देख लो जी हमारे पास कुल कितने हैं, तो हरा त्रिज्यखंड, तो हरे त्रिज्यखंड कितने हैं, हरे त्रिज्यखंड है 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। अब प्रश्न कह रहा है कि हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो किसकी प्रायिकता, हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता ऐसा लिख सकते हैं कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 3/5, यानी हरा कितने निकलेंगे, 5 चकरी में से 3 हरा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/5। अब दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, तो नीला कैट हुए देख लो, नीला तो एक ही है, तो पहले चाहे लिख लो ये नीला ना हो, ये निकालना है, तो नीला त्रिज्यखंड कितना है, एक ही तो है, तो जो नीला ना होगा एक को छोड़ दो, तो बाकी कितने बच जाएंगे 4, तो नीला ना हो, नीला त्रिज्यखंड ना हो, तो बच जाएंगे वो 4। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब नीला हटा दीजिए इधर से, ये देखिए हट गया, तो कितने दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, तो बस ये पढ़ रहा है, मैंने एक हटा दिया, नीला त्रिज्यखंड हमारे पास एक है क्योंकि नीले का नाम लिया, अब वो ये नाम ले रहा ना हो, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो जो बच गए कितने हमारे, ये 4, इससे मतलब है, तो इसकी भी प्रायिकता निकल आएगी, तो नीला ना हो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता वही होती है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी नीला एक को छोड़ दीजिए तो बाकी 4 जगह तो रुकेंगे चक्री, तो ये आ जाएंगे 4 में से 5 अर्थात 4/5। ये इस तरह ये हमारी प्रायिकता समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आनंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।